नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरें फटाफट की। पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। जिन परियोजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे उनमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। इसका निर्माण करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके बनने से दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा करने वालों को सफर में सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुरुवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वह पार्टी को प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नड्डा को उनके 61वें जन्मदिन पर ट्विटर के जरिए बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने सपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान अमित शाह ने पलायन का मुद्दा भी उठाया। शाह ने कहा कि अखिलेश का भाषण सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि यूपी में अपराध बढ़ गया है। कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार का इजाफा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा, केंद्रीय विद्यालयों की मौजूदा सीटों की संख्या को बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसएससी, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 2007 से 14 तक 6,19,027 नियुक्तियां की गई हैं। पिछले 7 साल में 6,98,011 नियुक्तियां हुई। 2014 में सरकार बनी तो केंद्रीय पदों की स्वीकृत क्षमता काफी कम थी और अब यह आंकड़ा बढ़कर काफी हो चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के 12 सांसदों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल ने यह मुलाकात निलंबित सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान की। इन 12 सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे और अनुशासनहीनता के लिए मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को प्रतिज्ञा यात्रा करने मुरादाबाद पहुंची। खास बात यह है कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल भी है। प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता था और टैक्स में राहत भी मिलती थी, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़ दी। यहाँ पर पीतल नगरी आपने बनाई और इस सरकार ने अंधेर नगरी बनाई। एक अरसे से कांग्रेस को चुनौती दे रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान राहुल गांधी के विदेश दौरों पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिस तरह ये कहा है कि अब सपरंग जैसा कुछ नहीं रह गया है, उससे यह नए सिरे से स्पष्ट हो गया है कि वो खुद के नेतृत्व में बीजेपी का विकल्प तैयार करने को लेकर काफी गंभीर हैं। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच विकल्प की लड़ाई में अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दें। जातीय जनगणना के मसले को लेकर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिर से मुलाकात की। तेजस्वी यादव विधानसभा स्थित
मुख्यमंत्री चैम्बर में विपक्षी दलों ने अन्य कद्दावर नेताओं के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की। मालूम हो कि इससे पहले बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन ही इस बात का ऐलान किया था कि वह जातीय जनगणना के मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। भारत में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों की उम्र 66 और 46 है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट के बीच कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। केरल की यात्रा से लौटी दोनों महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों संक्रमितों को कमांड हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोनों ही महिलाओं के संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में 1 माह से कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और देश में 55% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। 15 जिलों में संक्रमण दर 10% है और 49% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब कोविड-19 से जुड़े नियमों को लेकर आमने सामने आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य अपने गाइडलाइंस में बदलाव नहीं करेगा। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आगे इसकी जरूरत पड़ी तो यह बदलाव किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता में डूबी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मिलने के बाद ओमिक्रॉन अब दुनिया के कम से कम 23 देशों में फैल चुका है। इतना ही नहीं, इसके अभी और भी देशों में फैलने की आशंका जताई जा रही है। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा की। कर्नाटक के हुबली के स्कूल में एक छात्र कोविड पॉजिटिव पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, छात्र के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल प्रबंधक ने एहतियातन टेस्ट करवाने की अपील की। हमने अब तक 127 छात्रों का टेस्ट किया है। स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज करवा दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तमिलनाडु से राहत भरी खबर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम के अनुसार 11 देशों से तमिलनाडु की यात्रा करने वाले सभी 477 लोगों का ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया है। मां सुब्रमण्यम ने कहा, चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर, मदुरई में 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। ओडिशा विधानसभा में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ, जब विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के सदस्य कालाहांडी महिला शिक्षक हत्याकांड के मुख्य आरोपी के साथ कथित संबंधों के लिए गृह राज्य मंत्री डीएस मिश्रा को तत्काल पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आसन के समक्ष धरने पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र से पहले विधायकों से आग्रह किया था कि विशेष रूप से प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामा करने से बचे। हालांकि उनके अनुरोध का कोई असर होता हुआ नहीं दिखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 13 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री बोम्मई ने पहले ही कहा था कि वह 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। बिटकॉइन संकट, ठेकेदार भ्रष्टाचार के दावों और इसरो कार्यक्रम को बेंगलुरु से गुजरात स्थानांतरित करने पर सत्र के दौरान बोम्मई के प्रमुख नेताओं से मिलने और विपक्ष से निपटने के लिए वे दिल्ली दौरे पर हैं।
तमिलनाडु में लोग मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान से अभी उबर नहीं पाए हैं। पंपों का उपयोग करके बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए चल रहे काम के बावजूद शहर और उपनगरीय सबवे का एक हिस्सा यातायात के लिए बंद रहा, जिसके परिणाम स्वरूप यातायात के मार्ग बदलने पड़े। कई सड़कें और आंतरिक इलाके जलमग्न हैं, जिससे निवासियों और सड़क उपयोगकर्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने मेहनतकश किसानों, ग्रामीणों और मजदूरों के दुख दर्द समझने वाली सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ ने देश में एक अलग छवि बना ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसान हितैषी फैसलों और निर्णयों से महज 36 माह में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। छत्तीसगढ़ में इन 36 माह में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का साल दर साल नए कीर्तिमान बन रहा है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में लिए गए नए फैसलों ने रियल एस्टेट कारोबार को नया बूम दिया है। राज्य में गरीब और मध्यम वर्गीय को अपना आशियाना बनाने में काफी सहूलियत मिल रही है। वहीं राज्य शासन द्वारा रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिससे धान बेचने आए किसानों को कोई असुविधा न हो। सीएम बघेल के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी धान खरीदी के पहले दिन से मुस्तैद रहे और उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी कड़ी में बस्तर कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने जगदलपुर के बड़े मुरमा और नानगुड़ धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने रायपुर जिले की चंदखुरी नगर पंचायत के अंतर्गत 5,20,55,000 रुपए के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों में मुख्यतः स्कूल भवन, सड़क, पंचायत भवन, रंगमंच, नाली निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्री जी चंदखुरी में सामुदायिक भवन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने की बात कहते नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विरोधियों को उनकी सरकार का कोई एक भी फैसला या घोषणा बताने की चुनौती दी है जो जमीनी स्तर पर लागू ना हुआ हो। हर फैसले को सही मायनों में लागू करने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि थोड़े समय के बावजूद उनकी सरकार बाकी रहते मसलों को हल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। फटाफट खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सीएम चन्नी जादूगर नहीं जो रातों रात पंजाब बदल दे, लेकिन बदलाव शुरू हो गया है और पंजाबियों को ये दिख भी रहा है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने वीरवार को खरड़ बस स्टैंड का नींव का पत्थर रखते हुए ये बात कही। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। आज पंजाब के जिला गुरदासपुर के हलका कादिया में आयोजित चुनाव रैली में कांग्रेस के पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली के सीएम पर जमकर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल की कैबिनेट में कोई महिला शामिल नहीं है और वो पंजाब में आकर महिला के सम्मान की बात कर रही हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान चौटाला ने कहा 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली को लेकर हर जिले में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। इसी कड़ी में कैथल और कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई है।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने जन सरोकार रैली के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां लगाई। वहीं पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि दोनों ही पार्टियों की सहमति से चुनाव लड़े जाएंगे। हरियाणा के पलवल जिले में आयुष्मान योजना के तहत 58,009 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसके तहत करीब 3 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि नागरिक अस्पताल पलवल में आयुष्मान मित्र खिड़की पर आकर गोल्डन कार्ड बनवाएं और सरकार की योजना का लाभ उठाएं। हरियाणा के यमुनानगर के बिलासपुर में खुले आसमान के नीचे रखी गेहूं खराब होने की सूचना मिलने पर पहुंचे हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नयन पाल रावत का कहना है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही है उन्हीं से नुकसान की पूर्ति की जाएगी। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सरकार प्रशासन से लेकर आमजन तक चिंता में है। इसे रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। इनमें हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस भी काफी सख्ती करती नजर आ रही है, जिसके चलते गाड़ियां इंपाउंड की जा रही हैं। लेकिन अब फरीदाबाद पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि जो वाहन जब्त किए जा रहे हैं उन्हें पार्क कहां किया जाए। जिले के थानों में वाहनों के लिए अब जगह नहीं बची है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर अभियान चलाया और बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। हरियाणा के पलवल नगर परिषद में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पलवल विधायक दीपक मंगला ने इस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद कार्यालय में छापामार कार्रवाई की, जहां उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से परिषद में काम करने वाले एजेंट को भी मौके पर पकड़कर शहर थाना पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समयपुर स्थित हेल्थ सेंटर में छापा मारकर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भंडाफोड़ किया। टीम ने नकली ग्राहक बनाकर अस्पताल में भेजा और अवैध काम का खुलासा किया। विभाग के अधिकारी के मुताबिक ये क्लिनिक अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। हरियाणा के घरोंडा शहर के दुकानों में इस्तेमाल होने वाली डिजिटल वैट मशीनों की कमियों को दुरुस्त करने का काम शुरू हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग की नापतोल इकाई ने कार्यालय परिसर में डिजिटल और मैनुअल वैट मशीनों की जांच की और उनकी पूरी जानकारी जुटाई। हरियाणा के अंबाला में ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठग ने खुद को सेना का जवान बताकर नान्योला निवासी किसान परमजीत सिंह से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर ऑनलाइन 3,42,000 रुपए ठग लिए। बता दें कि परमजीत सिंह फर्जी विज्ञापन के जरिए ठगी के शिकार हुए हैं। ओल्ड फरीदाबाद में शादी समारोह के दौरान एक 60 वर्षीय वेटर की हत्या कर दी गई। मामले में अपराध शाखा सेक्टर 85 पुलिस टीम ने घटना के 6 घंटे के भीतर ही 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव और सोनू के रूप में हुई है। दोनों ही युवक ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बालाघाट जिले के जनपद पंचायत खेरलांजी में समन्वय अधिकारी के पद पर पदस्थ रमेश कुमार पटले के घर पर छापा मारा। कार्रवाई में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई उजागर हुई है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जांच में रमेश कुमार पटले की वेतन आय से करीब 35 लाख रुपए होनी थी, लेकिन जांच में करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति उनके पास मिली है। यूपी के बहराइच में दर्जनों 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि एम्बुलेंस के संचालन में लगे पायलट पीएमटी को मिनिमम वेज दिलवाया जाए और समय समय पर घोषित महंगाई भत्ता का भुगतान भी किया जाए। यूपी के हापुड़ में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर तेल व्यापारी के मुनीम को लूटा। करीब 7 लाख रुपए की लूट कर बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मामला थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली का बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी के औरैया में पेट्रोल पंप से कैश लेकर जा रहे पेट्रोल पंप मालिक के बेटे पर पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने चाकू और लाठी डंडे से हमला कर दिया और 4,25,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। यूपी के देवरिया में प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अधिवक्ता को मारने पीटने का आरोप लगाते हुए सदर एसडीएम और सदर कोतवाल पर मनमानी का आरोप लगाया है। साथ ही कार्रवाई नहीं करने की सूरत में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट जारी किया गया है। सभी सैलानियों और दुधवा पार्क के समस्त स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न लगाने की सूरत में जहां पार्क में तैनात गाइड पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं सैलानियों को बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यूपी के बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बीच हुई बहस इतनी बढ़ गई कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक गुड्डू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। खबर यूपी के जिला मैनपुरी से है, जहां एक ट्रक ड्राइवर और उसके मालिक की ओर से बासमती चावल की 560 बोरियों का गबन करने का मामला सामने आया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस गबन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 28 टन बासमती चावल की 560 बोरियों के साथ ट्रक सहित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब की भटिंडा पुलिस ने दंगे फसाद कर माहौल खराब करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक 32 बोर पिस्टल बरामद की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीआईए स्टाफ टीम को गांव मंडी कला में पेट्रोलिंग के दौरान गिरोह की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां नगर पालिका परिषद के सभासद और ईओ में जमकर झड़प हुई है। नगर पालिका के सभासद और अधिशासी अधिकारी के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। रात्रि मेला के नगर पालिका कैंप ऑफिस में ईओ दिनेश विश्वकर्मा और सभासद विकास पांडे के बीच झड़प हुई है। दोनों के बीच झड़प के दौरान पुलिस भी मौजूद रही। फिलहाल मामला बढ़ता देख पुलिस ने सभासद को हिरासत में ले लिया है।
वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा नहीं रहे। एक्टर दिव्येंदु शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ललित की फोटो शेयर कर दुखद खबर शेयर की है। ललित के रोल में सबका दिल जीतने वाले ब्रह्मा मिश्रा का इतनी कम उम्र में जाना हर किसी को खल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 36 साल के ब्रह्मा मिश्रा के शव को उनके वर्सोवा स्थित घर के बाथरूम में डिकम्पोज्ड हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि ललित जब बाथरूम में थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया और उससे उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। और दिल्ली सरकार ने बीते दिन पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लगभग 8 रुपए कम कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत काफी कम हो गई है। चारों महानगरों में दिल्ली में ही पेट्रोल सबसे कम कीमत पर बिक रहा है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।